Okay, children, so we are going to study मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते जनरली। जब हम टीचिंग कर रहे हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन के चांसेस काफ़ी कम हैं और आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो। जो हम आपसे इमेजिन करवाना चाह रहे हैं वो इमेजिन आप नहीं कर पाते हो। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझा दूं। ठीक है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। राइट, अगले 10 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ मोल। तो मोल जो है वो एक नंबर है। एक्चुअली मोल जो है वो एक नंबर है। जैसे आप कभी मार्केट जब जाते हो तो मार्केट जाकर के आपको बनाना खरीदना है सपोज। राइट, और बनाना खरीदने के लिए आप क्या करते हो, आप मार्केट में जो वेंडर है आप उससे बोलते हो कि भाई व्हाट इज़ द रेट ऑफ बनाना। तो आपको वो रेट बताता है। वो कुछ इस तरह से बताएगा कि 40 रुपये पर डजन, है ना, यस 50 रुपीज़ पर डजन, वॉट एवर मे बी द रेट। अब जब वो आपको 1 डजन बनाना देगा तो आई एम श्योर आप सबको पता है कि 1 डजन का मतलब है 12, यानी वो आपको 12 बनानास देगा। मतलब 1 डजन का मतलब है 12 आइटम्स। तो ये जो डजन टर्म है इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ 12 आइटम्स। राइट, और ये जो डजन टर्म है ये केवल बनाना के ही साथ यूज नहीं हो सकती। हम एप्पल के लिए भी बोल सकते हैं, हम पेन्स के लिए भी बोल सकते हैं, पेंसिल्स के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे हम एप्पल खरीदें तो कई जगह मैंने देखा है कि एप्पल भी डजन के हिसाब से बिकते हैं। राइट, कि साहब एक 1 डजन एप्पल जो है वो इतने रुपए के हैं, है ना, तो 2 डजन जो है वो इतने रुपए के हो जाएंगे। राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से मोल जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है, एक मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है। 1 मोल जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ देखिए 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये देखिए 10 to the power 23। ये एक बहुत बड़ा नंबर हुआ दोस्तों। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हम कब खरीदते हैं? कोई एक आइटम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कभी कोई हम नहीं खरीदते। राइट, ये सिर्फ किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये इतना बड़ा नंबर काउंटिंग के लिए हम सिर्फ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मोल जो है वो बिल्कुल डजन की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है, डजन जो है वो बड़े आइटम्स के लिए यूज होता है, जबकि जो मोल है ये बहुत ही छोटे आइटम्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है 1 डजन एटम्स, फॉर एन एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स यू 1 डजन एटम्स का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। ऐसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही 1 मोल आयंस, तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 आयंस। अब यहाँ देखिए, अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है या आयन क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट है, तो जो एटम है वो इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल है। हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज छुपी होंगी, राइट, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। राइट, सो दिस इज हाइड्रोजन एटम, और उसे सिंगल एच से शो करते हैं। बट नेचर में हाइड्रोजन गैस कभी भी एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर में हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल नाम के पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वो पार्टिकल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़े हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो जब 2 एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इस 2 हाइड्रोजन एटम्स के पेयर को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि एटम एक सिंगल पार्टिकल है, जबकि मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम्स के जुड़ने से जो बंच बना है, जो क्लस्टर बना है, वो कहलाता है। राइट, ठीक है। तो जब भी हम लिखेंगे साहब, जहां पे हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करना होगा तब हम लिखेंगे H2। ठीक है, तो देखिए जहां कहीं भी आपको सिंगल H लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, और जहां कहीं भी H2 लिखा हुआ मिले समझिए वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि हाइड्रोजन
कि पार्टिकल्स क्या हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोजन का पार्टिकल क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, अब देखिए एक और तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयंस। आयंस क्या है, ये या तो एक एटम या एक से ज्यादा एटम का ग्रुप है जिस पर कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि अगर कहीं पर H+ लिखा है मतलब वहां पर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, वहां पर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन आयन की बात वहां पर हो रही है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स, या तो वो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, राइट। अब यहां देखिए मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज और जानना जरूरी है, आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जानना जरूरी है। सपोज दैट किसी केमिकल रिएक्शन में केवल H लिखा है तो उसका मतलब हुआ हाइड्रोजन एटम, बट अगर H2 लिखा है तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, वहीं वहीं अगर वहीं पर अगर कहीं पर लिखा है 2H, इसका मतलब है दो हाइड्रोजन एटम्स, बट अगर कहीं पर लिखा है H2, इसका मतलब हुआ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंस है, जब हमें नंबर ऑफ एटम्स शो करना होगा तब हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे पहले और फिर सिंबल लिखेंगे, बट जब हमें मॉलिक्यूल शो करना होगा तो इस तरीके से शो करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है 2H2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहाँ पे लिखा है 3H, तो लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, 3 हाइड्रोजन एटम्स। या लिखा 3H2 मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर से देखिए, H लिखा है मतलब एक हाइड्रोजन एटम, H2 लिखा है मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2H लिखा है मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3H लिखा है मतलब 3 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे 2H2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 3H2 लिखा है तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बट अब यहाँ देखिए, अगर हम कहें एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो आप क्या बताएंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऐसे ही अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स पता करें तो कितने होंगे, 2 इंटू टू मतलब ये टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऐसे यहाँ देखिए 3 into H2, ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, बट नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ, 3 into 2, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर के क्या बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बनाया हुआ है। ऐसे यहाँ देखिए जब कंपाउंड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे H2O है, ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या शो कर रहा है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स जुड़े हैं, दो, तो हम कैसे लिखेंगे 2H, मतलब जब हमें दो हाइड्रोजन एटम्स को शो करना है तो हम लिखेंगे 2H, बट अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करना है तो H2, राइट। ऐसे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स जुड़े हैं, 1, तो 1O, 1O, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए 4H2O मॉलिक्यूल्स, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जबकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 4 तो 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट। ऐसे यहाँ देखिए कोई आयनिक कंपाउंड अगर एक्सप्रेस करना है जैसे कि NaCl, अब कहीं पर अगर सिंपल NaCl लिखा है इसका मतलब हुआ एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, क्योंकि देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सेम आयंस बार बार जुड़ करके क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो हम क्रिस्टल्स की रिपीटिंग यूनिट को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसे हम NaCl फॉर्मूला से शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक सोडियम आयन जुड़ा है और एक क्लोराइड आयन जुड़ा है एक फॉर्मूला यूनिट में। अगर 2NaCl लिखेंगे तो 2Na प्लस 2Cl, यानी दो सोडियम आयन प्लस दो क्लोराइड आयन। ऐसे ही देखिए 2AlCl3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 एल्यूमिनियम आयंस प्लस 6 क्लोराइड आयंस, क्योंकि 3 2 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए असली प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ पर, जब हम बात करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब
1 मोल हाइड्रोजन एटम्स मानेंगे या 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मानेंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। 1 मोल हाइड्रोजन, किसी ने कहा कि भाई मुझे एक मोल हाइड्रोजन गैस का दीजिए या 2 मोल हाइड्रोजन गैस के दीजिए, हमें केमिकल रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो भाई आप उन्हें एटम्स का मोल देंगे या मॉलिक्यूल्स का मोल देंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन किस एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब किस पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई हमसे 1 मोल हाइड्रोजन मांगेगा तो हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो नहीं, हम सीधा सीधा दे देंगे, मतलब हम 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देंगे। आप समझ रहे हैं ना बात? जब हमसे कोई कहेगा 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब हम समझेंगे 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, राइट? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड molecule of hydrogen molecule of hydrogen is the representative particle of hydrogen। molecule of hydrogen यानी H2 is the representative particle of hydrogen। ठीक है, तो फिर से देखिए कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। जब आपसे कोई कहेगा 1 मोल हाइड्रोजन, तब आप क्या दे दोगे? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स ना दे करके आप 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने वाला जो पार्टिकल है, यानी हाइड्रोजन का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है वो H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट अब आगे देखिए, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे 1 मोल कार्बन कहता है तो आप क्या दोगे? 1 मोल कार्बन एटम्स दोगे या 1 मोल कार्बन मॉलिक्यूल्स दोगे? अगेन सेम क्वेश्चन और उसी तरह से सॉल्व होगा। हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है, मतलब कार्बन किस तरह के पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है। वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेचर में कार्बन एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम है। तब अगर कोई हमसे कहेगा 1 मोल कार्बन, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? 1 मोल कार्बन एटम्स। ये बात समझ लीजिए। ऐसे ही 1 मोल वाटर की का मतलब क्या होगा? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वाटर खुद के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 1 मोल हीलियम अगर कोई कहेगा, 1 मोल हीलियम, यहां देखिए, राइट, 1 मोल हीलियम, तो वहां पे भी हम क्या समझेंगे? 1 मोल ऑफ हीलियम एटम समझेंगे, क्योंकि हीलियम का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो है वो एटम होता है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए फिर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। हम्म, अब देखिए एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मोल और मास के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो ये टर्म समझ लो, इसमें आपको कई सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए भाई आपने सपोज दैट आपसे किसी ने कहा 1 मोल कार्बन दीजिए, तो आपने एक कटोरी ली, एक चाइना डिश ली ना, लैब में थे आप, आपने 1 मोल कार्बन ले लिया, तो भाई कितने ग्राम कार्बन हम लेंगे? अगर 1 मोल कार्बन लिया तो कितने ग्राम कार्बन लेंगे, ये क्वेश्चन है ना, राइट? तो याद रखेंगे हर सब्सटेंस के 1 मोल का एक पर्टिकुलर मास होगा, उस मास को हम कहते हैं मोलर मास। फिर से ध्यान से सुनिए, आपने एक कटोरी में 1 मोल कार्बन लिया, मतलब आपने क्या लिया? 1 मोल कार्बन एटम्स लिए। कितने एटम्स लिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आपने ले लिए। अब इन सारे एटम्स का एक पर्टिकुलर मास होगा, उस मास को हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। तो मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एंड मोलर मास जो है वो कार्बन के केस में कितना है? 12 ग्राम्स है। कार्बन के केस में जो मोलर मास है वो कितना है? 12 ग्राम्स है। एक मिनट रुको, शायद किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। वेट अ मिनट, I don't know who she is, I am denying it।
Right. The students, am I audible? Tell me. Okay, okay. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा? हमने कहा कि भाई आपने लेबोरेटरी में आप मेरे साथ वर्क कर रहे थे, आपने कहा सर मुझे 1 मोल कार्बन दे दीजिए, राइट? अब 1 मोल कार्बन देने का मतलब है मैं आपको कितने ग्राम कार्बन दूंगा, अब मैं आपको कितने ग्राम कार्बन दूंगा, राइट? ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, राइट? तो देखिए भाई 1 मोल कार्बन लेने का मतलब है, 1 मोल कार्बन लेने का मतलब है आपने कितने कार्बन एटम्स ले लिए? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने कार्बन एटम्स को लिया आपने। अब ये कटोरी में ले लिया आपने, चाइना डिश में ले लिए, इनको आप जब तोल करके देखोगे ना, इनका वेट लोगे तो आएगा 12 ग्राम, और इस मास को हम कहते हैं मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे, ठीक है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब ये जरूरी क्यों है जानना मोलर मास? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हो तो जनरली मोल्स में आप लेते हो, जैसे आप कहोगे साहब 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाइए, है ना? या फिर अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको कहा जाएगा बताइए भाई 4 मोल हीलियम का कितना मास होगा। तो अगर आपको 1 मोल हीलियम का मास पता है तो आप 4 मोल हीलियम का मास आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब देखिए भाई, पानी तो आप खूब पीते हो रोज, राइट? आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई 1 मोल वाटर अगर आपको देना है तो कितना वाटर देंगे? तो आप देंगे 18 ग्राम, और ये कहलाएगा उसका मोलर मास। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकाला जाए। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज ईदर इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फॉर्मूला यूनिट मास इन ग्राम्स। ये ग्राम एटॉमिक, GAM, GMM, FUM, ये तीनों टर्म्स रट लीजिए। GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास, GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और FUM मतलब फॉर्मूला यूनिट मास दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो देखिए, अब आपसे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास है और उसका मोलर मास निकालना है, तो इनमें से कौन सा लिया जाएगा? ये या ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, ये डिसीजन डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कौन सा है, सॉरी, सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कौन सा है। जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास, अगर किसी सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम है तो उसका मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास से निकाला जाएगा, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक मास। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहां से समझिए। हमने कहा मोलर मास ऑफ कार्बन निकालना है, मोलर मास ऑफ कार्बन निकालना है, तो अब वो GAM के बराबर होगा या GMM के बराबर होगा या FUM के बराबर होगा? तो देखिए भाई, कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है? एटम। कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है? एटम। तो याद रखना कि कार्बन का मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। और इसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हो तो ये हो जाता है इसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। फिर से समझो, हमने कहा कार्बन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ग्राम एटॉमिक मास के लिए पहले हमें एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा, फिर उसके आगे यूनिट कौन सी यूज करनी पड़ेगी? ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12U यूनिफाइड मास। तो उसके आगे आप ग्राम लगा देते हो तो क्या हो जाएगा? उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी उसका मोलर मास निकल आया। अब जैसे सपोज दैट आपको वाटर के बारे में पूछना है, आपको कुछ नहीं पता था कि वाटर का मोलर मास कितना है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपने कहा साहब H2O यानी वाटर का मोलर मोलर मास निकालना है, तो मैंने अभी क्या बताया कि मोलर मास का मतलब है या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका मोलर मास किससे निकलेगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से निकलेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या निकलना पड़ेगा? ग्राम के लिए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, राइट? तो देखिए फिर से समझिए, मोलर मास निकाल रहे हैं, मोलर मास के लिए क्या चाहिए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या चाहिए हमें? मोलिकुलर मास, और उसके आगे कौन सी यूनिट यूज करेंगे? ग्राम। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है? 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18U। तो 18U, तो U ना यूज करके हम आगे क्या लगाते हैं? ग्राम लगाते हैं।
ये जो 18 ग्राम आ रहा है ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही क्या कहलाएगा, मोलर मास। ठीक है, तो यहां देखिए ये चीज मैंने यहां पर शो की हुई है, ये रहा, यहां देखिए मोलर मास ऑफ वाटर निकालना है, किससे निकलेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मोलर मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैसे निकालोगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। देखो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटम कितना है, एक। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो टोटल कितने निकल के आया, 18U। अब इसके आगे अगर हम ग्राम लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। हमने 18U के आगे, 18 के आगे U ना लगा करके क्या लगाया, ग्राम लगाया। ये क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर। तो आई होप अगर आप इसी को दोबारा से रिवाइज करेंगे घर पे जाकर के, मैं ये स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको रिपीट करना। अगर समझ में नहीं आए तो कल सेम क्लास दोबारा रिपीट करवा देंगे। इज दैट क्लियर। तो चलिए, अब जब एक बार आप समझ गए हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अब आयनिक कंपाउंड का डिटरमाइन करते हैं। चलो देखो भाई, मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड निकालना है। याद रखना, आयनिक कंपाउंड के लिए हम टर्म मॉलिक्यूल या एटम यूज नहीं करते, हम उनके लिए फॉर्मूला यूनिट टर्म यूज करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट हमने फॉर्मूला यूनिट मास में आपको आई थिंक नहीं समझाया है अभी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो हैं जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये बहुत सारे आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि एक सोडियम आयन जुड़ा होगा, एक क्लोराइड आयन जुड़ा होगा, फिर एक क्लोराइड आयन यहाँ पे जुड़ा होगा, फिर यहाँ पे एक Na सोडियम आयन जुड़ा होगा, ये सारे इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो ऐसे जुड़ करके एक बहुत बड़ा क्रिस्टल यानी एक बहुत बड़ी केज लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो हम उसमें एक रिपीटिंग यूनिट देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसमें देख लिया कि NaCl ये एक रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है। तो इसी को हमने कह दिया फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि NaCl को हम NaCl फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देंगे बाद में अगली क्लास में। फिलहाल ये समझ लो कि आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके लिए हम टर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट, और उनके मास को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो पहले NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इस एक यूनिट में एक सोडियम आयन जुड़ा है और एक क्लोराइड आयन जुड़ा है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो कितना निकल के आएगा 58.5। अब इसी को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या निकल के आएगा, मोलर मास। ये देखो 58.5 ग्राम, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है। यानी आयनिक कंपाउंड का अगर आपको मोलर मास डिटरमाइन करना है तो आप उसका फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लीजिए और उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर लीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास हमने कितना निकाला, 58.5, और इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड दैट्स इट, फिर मॉलिक्यूलर मोलर मास में पहुंच गए आप। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो हमने आज एक क्लास में फिनिश कर दिया। अब आपको क्या करना है, घर जाकर के इसको पढ़ना है, रिपीट करना है, 2-3 बार समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आएगा तो कल इसी चीज को हम दोबारा रिपीट करेंगे, या आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व हम करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आप देखेंगे कई सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, उनमें क्वेश्चन होगा ऐसा, देखना, कन्वर्ट इनटू मास, और आपके आगे क्वेश्चन क्या दिया है, 20 मोल्स ऑफ हीलियम, 20 मोल्स ऑफ हीलियम दिए हैं। मतलब हमारे पास 20 मोल हीलियम गैस है एक सिलेंडर में। कितने मोल है, 20 मोल है। ये कह रहे हैं इनका मास निकालो, क्या निकालो, इनका मास निकालो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हमें निकालने हैं। याद रखना, मोल्स ऑफ हीलियम को स्मॉल n से एब्रिविएट करते हैं, रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका नंबर दिया है 20। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ 20 मोल्स निकालना है, टोटल मास ऑफ 20 मोल्स, और टोटल मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सपोज दैट आपसे कोई कहता है हमारे पास 20 बनानाज हैं, 20 केले हैं, ठीक है, बताइए इनका मास कितना होगा, इनका वजन कितना होगा। तो आप उससे क्या पूछोगे, आप उससे पूछोगे भैया 20 केले हैं, 20 एक जैसे हैं, इनका वजन मैं कैसे बता सकता हूँ, आप मुझे एक केले का वजन बता दो तो मैं 20 किलो का वजन बता दूंगा, यही तो कहोगे। तो ठीक है, एक केले का वजन निकालना
आप चाहते हो कि भाई एक बनाना का मास पता होना चाहिए, है ना? तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। हमसे कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 20 मोल ऑफ हीलियम है, ठीक है? अब 20 मोल हीलियम का मास पूछ रहा है, तो हम उससे यही क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, हम ये पूछेंगे। तो 1 मोल ऑफ हीलियम को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से, क्योंकि हीलियम जो है वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी हीलियम का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है? एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले एटॉमिक मास है 4U, तो उसके आगे हम G लगा देंगे, तो 4 ग्राम हो गया। तो हीलियम का मोलर मास यानी एक मोल हीलियम का मास कितना निकल के आया? 4 ग्राम। फिर से समझिए, एक मोल हीलियम का मास निकालने के लिए हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास है 4, उसके आगे ग्राम लगा दो तो निकल जाता है ग्राम एटॉमिक मास, जो कि उसके मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो 20 मोल है ना, और एक मोल का मास कितना है? 4। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आएगा? 80 ग्राम। राइट, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ 1 मोल को कैपिटल एम, यानी मोलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल में एम इंटू एन, 80 ग्राम हो जाता है। ठीक है, बस लास्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए, आपसे कहा 5 मोल वाटर का मास निकालो। क्या करेंगे हम? 1 मोल वाटर का मास निकालेंगे, है ना, यानी वाटर का मोलर मास निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। कितना निकल के आएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 है। तो इसी को जी में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये मोलर मास कहलाएगा। यानी एक मोल वाटर का मास है 18 ग्राम, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5, तो 18 इंटू 5 कितना निकल के आएगा? 90। राइट, तो इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, अब देखो मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है, इसको मैं वीडियो की फॉर्म में आपको भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। आप इसको दोबारा देखना जहाँ पे समझ में ना आए। ठीक है, तो कल इसको रिपीट करेंगे और बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए।